जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, बहुत ही सुंदर व्याख्या इस कार्यक्रम के माध्यम से की जा रही है माता कैकेयी के बारे में, और इसी व्याख्या को आज भी हम श्रवण करेंगे हमारे बेहद ही खास मेहमान से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय सिया राम सर। जय सिया राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, जैसे कि अभी तक इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा कर रहे थे माता कैकेयी के बारे में, लेकिन माता कैकेयी की व्याख्या इतनी बड़ी है कि 1, 2, 3 या 4 कार्यक्रम में समेट पाना उन्हें मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा करना चाहेंगे माता कैकेयी के बारे में। उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत सुंदर सर। हमारी अभी तक ये वार्ता हुई थी कि जो नूह प्रदेश पर सलभ देश और कैकेयी प्रदेश ने मिलके दोनों ने किस तरह अपनी रणनीति से विजय पाई। जैसा कि होता है कि अगर कहीं हम किसी खेल में भी देखते हैं, चाहे वो ओलंपिक हो, कुछ भी हो, जो प्रतिद्वंदी करते हैं उसके बाद भी बहुत सारी जगह उनकी चर्चाएं होती हैं। अगर किसी ने कुछ भी गोल्ड मेडल जीता है तो ऐसा नहीं होता केवल उसी राष्ट्र तक सीमित हो जाए। निश्चित रूप से जो उस तरह की कला कहें, उस तरह का खेल कहें, वो सब में प्रभावित होता है। तो जैसे ही उन्होंने नूह जैसी शक्ति पर विजय पाई तो सभी बाकी अन्य राष्ट्रों में, अन्य देशों में बहुत चर्चा का विषय हो गए। नूह जैसी शक्ति पर विजय, नूह जैसी शक्ति पर तो आदमी को ये बड़ा अचंभा और उसे आश्चर्यजनक था कि ऐसा हो कैसे गया। नूह तो बहुत शक्तिशाली था। नूह तो उसी में जब ये बात आती तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कैकेयी का नाम ना आए। उनकी विजय कौशल का ही सब जगह चर्चा उस समय चल रही होती है, ठीक है, और भी सभी लोगों का उसमें श्रेय होता है। लेकिन ऐसा हमेशा होता है जो उसका नेतृत्व कर रहा होता है, उस नेतृत्व वाले का नाम सबसे पहले सभी जगह आता है। तो जब वहाँ आता है तो उसमें ऐसा भी होता है कि केवल उसमें ये नहीं है उनकी उस युद्ध रणनीति और युद्ध नीति और उसके बारे में, उनकी जो जन जन के भावना में और जन जन के दिल में वो जो विराजमान है उसकी भी बात आती है कि वो आम जनता की उसमें इस तरह से राज्य करती है कि वो वहाँ पर एक तरह से देवी तरह से लोग उन्हें मानते हैं। उनकी बातों का इतना प्रभाव है वहाँ की जनता पर, तो उसको लेके जब सभी लोग अपनी सोचते हैं भाई ये कैसे कैसे होना चाहिए, तो उसी में क्या होता है कि अवध में दशरथ महाराज और सुमंत जी उस पर बड़ी चर्चा कर रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और कि सुमंत और दशरथ एक ही गुरुकुल में पढ़े होने से क्या है कि वो आपस में एक मित्रवर भी हैं। यहाँ ना एक चीज़ बहुत आवश्यक है, ज़रा इसको ध्यान देने की कि क्या होता है अक्सर ये हम संबंधों को निभाने में गड़बड़ कहाँ कर जाते हैं। जैसे वो मित्र तो हैं, तो ऐसा इनकार नहीं किया सकता वो एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं जी, लेकिन मित्र के साथ साथ दोनों को सीमाओं का भी बराबर ये ध्यान रहता है कि हम मित्र वहाँ से थे का मतलब हमेशा नहीं है। जब वो उनके साथ में जब वहाँ पर है तो एक निश्चित रूप से वो कर्मचारी हैं सुमन जी, जब है तो वो कभी ऐसा नहीं है तो वो सीमाओं का उल्लंघन करते हों। लेकिन दशरथ जी भी इस बात को जानते हैं कि ये सुमंत्र हैं हमारे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं पढ़े। तो वो उसमें क्या करते हैं, जब भी कोई अपनी व्यक्तिगत चर्चा होती है तो उसे भी कर लेते हैं। होता ही यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि संबंधों को निभाना वो कहीं भी, कोई भी, कैसा भी, कभी भी संबंध हो, प्राय हर जगह की ये दिक्कतें आने लगी हैं। परिवार में भी, समाज में भी, इवन कार्यस्थल पे भी। क्योंकि होता क्या है, वो घालमेल और वो हो जाता है मिलावट। जब तक हमें उन संबंधों में एक सीमा नहीं रखेंगे तब तक नहीं होगा। कम से कम जहाँ पर जो संबंध है उसमें एक सीमा ये बनती है कि हम कहाँ पर किस रूप में हैं। एक ही व्यक्ति एक ही रूप से नहीं होता, उसके हमेशा बहुत रूप होते हैं। एक ही मालूम पुरुष है, कहीं तो वो पुत्र है किसी का, कहीं वो मालूम पड़ा पति है, कहीं वो पिता है। इसी तरह से एक ही व्यक्ति के क्या होते हैं कि वो उसमें उसका अधिकारी भी हो सकता है, उसका कहना चाहिए कर्मचारी भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर जिस रूप में हम जैसे हैं वहाँ पर वैसे होना है। उसके अलावा जैसे अब मान लो अभी हम बात सुमंत और दशरथ जी की कर रहे हैं,
अगर जब उन्हें लगता है किसी सभा में हम कोई वार्ता कर रहे हैं तो किसी भी स्थिति में हमें ये नहीं रहना चाहिए कि हमारे मित्र हैं। लेकिन जब हम दो लोग बैठे हैं तो दोनों में ये बात नहीं आनी चाहिए कि ये हमारा कर्मचारी और अधिकारी है, क्योंकि वहाँ पर हमारा एक सामंजस्य, हम मित्रवत हैं। जहाँ दो ही लोग हैं तो हमें कोई पर्दा नहीं है, हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये बहुत आवश्यक हो गया आज संबंधों को। प्राय ये देखा गया है कि संबंधों में आज अधिकार की बहुत चर्चा है और कर्तव्य की नहीं है। जब तक संबंधों में अधिकार और कर्तव्य दोनों कायम नहीं रहेंगे वो संबंध लंबे नहीं चलेंगे, चाहे वो संबंध कहीं भी हों, किसी के भी हों, कैसे भी हों। कार्यालय में ये ठीक है कि कर्मचारी और अधिकारी होंगे, लेकिन सबको एक दूसरे का ये ध्यान रखना पड़ेगा, भाई ये कर्तव्य मेरा है और ये अधिकार इसका है। कर्तव्य निभाने का, अधिकार देने का होता है, लेकिन हम उल्टा करते हैं, अधिकार लेना चाहते हैं, कर्तव्य सामने वाले से चाहते हैं वो निभा के दे। इस स्थिति में वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठेगा नहीं कि कर्तव्य निभाया जा सकता है, लेकिन कर्तव्य आप अधिकार मांग नहीं सकते। आप दूसरे से ये नहीं कह सकते तुम्हें ये करना चाहिए। अक्सर करके ये देखने में आता है कि हर जगह व्यक्ति, घर में, परिवार में, सभी जगह वो इस पे है कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए। अगर वो ये कहे कि नहीं मुझे ये करना चाहिए वाली नीति हो जाए तो सब में सामंजस्य बहुत आसान हो जाए। प्राय ये देखने में आता है कि भाई परिवार है, परिवार क्या मतलब ही क्या है। जहाँ परिवार होगी तभी परिवार होगा, बिना परिवार के परिवार हो ही नहीं सकता। लेकिन होता क्या कि अब परिवार ही नहीं रही परिवार में, तो परिवार कैसे रहेगा। तो उसी स्थिति में जब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि सुमन की, तो वहाँ पे वो बिल्कुल खुल के सारी बातें आपस में हो रही हैं। वहीं पर सुमन जी एक बात कहते हैं दशरथ जी से, क्योंकि हमने अभी कहा ना मित्रवत भी हैं, कि महाराज आपके 2 विवाह हो चुके हैं लेकिन अभी कोई संतान का योग नहीं हुआ है, क्या इस पे विचार किया जाए। इस तरह की इनमें इतनी सुलक्षण नारी हैं, उनसे और किसी भी संभावना तुम्हारी विवाह की अगर होती है तो एक बार निश्चित रूप से, क्योंकि बताया ना सखा है तो सखा को अधिकार भी है। तो महाराज ने पहले कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा है, उनकी उम्र का भी अंतर होगा। वो उसका भी तर्क देते हैं कि आपके पिता अज और आपकी माता इंदुमती की उम्र में भी अंतर था कुछ। और ये भी माना जाता है क्योंकि राजा अज समय से युवावस्था में उनका देहांत हो गया था, तो जिसकी वजह से महाराज दशरथ को जल्दी से गद्दी विराजमान होना पड़ा, उसके कारण उनके विवाह भी समय से हो गए थे। कि वैसे वो तर्क देते हैं कि अभी आपकी आयु ऐसी नहीं है, उनका अंतर तो था पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत अंतर हो। तो इस चीज़ से आपस में वार्ता चलती है, विचार चलता है, विमर्श चलता है। और उसी में फिर ये बात आती है क्या महाराज उनसे ऋषि विश्वामित्र जी से भी चर्चा की बात आती है कि उनसे चर्चा की है, क्योंकि विश्वामित्र जी जो है ना, जैसा पहले भी बताया था, उनके जो शिष्य संकर्षण हैं उन्हीं के वो शिष्य हैं वहाँ पर युधाजित और केकई, और उनके पिता अश्वपति भी हैं, वो विश्वामित्र जी के भी शिष्य हैं। तो क्या होता था, ऋषि मुनि इतना प्रभुत्व हो वाले होते थे, इतना महत्व होते थे कि उनकी बात का अर्थ हुआ करता था। तो अब किसी को भी एकाएक कहने का और वो भी नहीं होता। और सब लोग ये जानते हैं जो ब्रह्म ऋषि हैं ये ऐसे ऋषि हैं, इनको बहुत कुछ पहले से ही अवगत होता है कि क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। तो इसलिए जब उनसे चर्चा होती है तो वो भी उससे सहमत होते हैं। सही मायने में तो उन्हें तो सब पता है, क्योंकि पहले से ही वो सब लोग जानते हैं कहाँ कहाँ क्या होना है, और वो वहाँ जाके इस तरह से इशारे भी करते हैं। अश्वपति वगैरह अभी आगे भी चर्चा करेंगे, अभी एक जल यज्ञ के ऊपर चर्चा होगी तब वहाँ पे आएगा उसका। तो जब विश्वामित्र से चर्चा करते हैं तो ये बात आती है कि भाई इस पर विचार करना चाहिए। जब इस पर विचार करने की बात आती है तो यहाँ एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि एक प्रसंग कहीं कहीं इसके बिल्कुल विरोधाभास का मिलता है। इसमें विरोधाभास का मिलता है कि जैसे रहा हम बात कर रहे हैं माता रानी कैकेयी के विवाह की, एक तरफ ये प्रसंग आता है कि जो दशरथ जी कहीं उस पर निकले हुए हैं अपनी विजय यात्रा पर। विजय यात्रा पर जब निकले हुए हैं तो वहाँ कहीं कैकेयी माता का स्वयंवर हो रहा होता है, और वो कैकेयी नरेश को ये संदेश भेजते हैं भाई या तो अधीनता स्वीकार करो या फिर बताओ कि कैसे। तो वहाँ कोई ये कहा जाता है कि इनको एक काम किया जाए, स्वयंवर में आने का न्योता दिया जाए। तो स्वयंवर में आते हैं और वो एक तरह से वहाँ पर उनका वर्ण करते हैं। लेकिन मुझे ये बात इसलिए कुछ कम ठीक सी लगती है,
जैसा सर्वविदित है कि वहाँ बाकायदा कैकेयी के विवाह से पूर्व उन्होंने एक वचन दिया था कि उनका पुत्र ही उस राजगद्दी पे बैठेगा। तो ऐसा मुझे लगता है कि स्वयंवर के समय इस तरह की शर्त की बात की संभावना नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर वहाँ स्वयंवर अलग तरीके से होता है और जब कोई बांटता है तो मैं उससे ऐसा लगता है, बाकी हो सकता है ऐसा भी हो, कोई बात नहीं है। तो अभी हम जो पहले चर्चा कर रहे थे उसी पे आते हैं। तो वहाँ पर इस तरह से बात आती है जब सुमंत और वो करते हैं तो उसमें एक ये भी प्रसंग आता है कि कहीं उन्होंने एक अपना अश्वमेध का घोड़ा भी छोड़ा हुआ था। जिस अश्वमेध का जो घोड़ा छोड़ा था, चाहे जानने या अनजाने में, जो अभी हमने पहले कहा सलभ नरेश के जो राज हैं कुमार होते चंद्रसेन, उन्होंने उस घोड़े को एक तरह से पकड़ लिया था। तो अब चाहे तो ये कह दिया जाए कि उन्होंने इसलिए भी हो गया हो कि अभी बीच में थोड़ा सा एक चर्चा थी कि वो जब ऐश्वर्या और उनका विवाह होता है वो सबको आयोजित करते हैं, सबको बुलाते हैं, तो किसी कारण से अवध नरेश वहाँ नहीं गए थे। हो सकता है उस कारण रहा हो या अनावश्यक वैसे ही कुछ भी रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ आता है। तो अब क्या हुआ कि जब ये सूचना अवध में भी आती है तो सुमंत जी, क्योंकि उनके सखा भी हैं और सेनापति भी हैं और सब कुछ है, तो वो उस स्तर से वहाँ जाते हैं भी क्या कैसे घटित हुआ है। तो जब उन्होंने पता लगा कि भाई ठीक है ये तो एक गलत फहमी में या उसकी वजह से ऐसा हो गया है, तो अभी वो कैकेयी प्रदेश में भी जाते हैं। और जब कैकेयी प्रदेश में जाते हैं तो क्योंकि उस समय अवध का एक अलग स्थान होता है तो उनका स्वागत सत्कार समारोह होता है। वो वहाँ पर जाके उनसे इस बात को कहते हैं कि भाई इस जो महाराज हैं और उनके विश्वामित्र के जो शिष्य संकर्षण जी महर्षि हैं, उनसे भी वो इस तरह की चर्चा विवाह की रखते हैं वहाँ। तो उस विवाह की जब चर्चा रखते हैं तो वो सबसे आपस में चर्चा होती है और तभी उन्होंने कहा भाई अच्छा वो कहीं गलत फहमी या किसी तरह से हुआ तो चंद्रसेन से वो अश्वमेध वाला घोड़ा कहें वो भी छुड़वाया जाता है। तभी आपस में उस पर चर्चा होती है। लेकिन चर्चा होने से अभी ऐसा नहीं कहीं कोई निर्णय, तब क्योंकि निश्चित रूप से उनके भाई युधाजीत का विवाह हो चुका है ऐश्वर्या से। जब उनका विवाह हो चुका है तो एक उनका अनुभव क्या है या उनके बड़े होने के नाते या बहन से लगाव, जैसा पहले हमें कहा है कि क्या होता है रिश्तों का जितना जुड़ाव है वो इस पर निर्भर करता है आपने कितना जीवन साथ जिया है, कितनी उम्र जिया है, से मतलब नहीं होता। किसी भी रिश्ते का जुड़ाव इस पर होगा। अगर आप कार्यालय में भी कार्य करते हैं तो आपने एक दूसरे के कितने दर्द को दुख को समझा है, उससे जुड़ाव होता है। केवल इससे नहीं होता भाई तू ये कर ले, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करता। उसी तरह से हमने ये देखा कि पुराने उसमें कि उनका हर उसमें घटना में आपस में कैकेयी और भाई का इस तरह से जुड़ाव था। तो उन्हें ये बात एक कम समझ में आती है कि भाई महाराज के 2 विवाह हो चुके हैं, तीसरे विवाह के लिए तो वो शहर से तैयार होने की स्थिति में नहीं होते हैं। लेकिन जैसा कि वहाँ चल रहा है तो मना का भी नहीं होता, तो उसको एक बात विचार विमर्श के तौर पर रहती है कि भाई महाराज से विचार किया जाएगा, ऐसे की जाएगा। तो उसी श्रृंखला में विचारों को चल रहा होता, उसको ना तो अभी हाँ में है ना में है, क्योंकि विषय महत्वपूर्ण है। उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को विचार करने हुए आपस में सब पे चर्चा करते रहते हैं। वो अभी हमने जो चर्चा करी थी कैकेयी जी की उस रणनीति पे, युद्ध नीति पे, उनका भी एक और उनकी प्रतिभा निखर के आती है, वो उस पर चर्चा करते हैं जी। उनका एक तपस्वी वाला रूप देखते हैं। उनका क्या था, एक जल यज्ञ उन्होंने किया था, मास पारायण। मास पारायण का मतलब होता है एक माह के लिए जल यज्ञ। उस जल यज्ञ में क्या है कि वो सूर्योदय, जब सुबह सुबह सूर्य निकलने का एक मुहूर्त होता है जिसमें कि कहना चाहिए ना हल्का हल्का अंधेरा सा, उसमें ये था उस समय से लेके अपराह्न तक, दोपहर बाद तक आपको जल में गर्दन तक, ग्रीवा कहते हैं, ग्रीवा के गर्दन तक आपको उस जल में ही रहना होता है। उसी में मंत्रों द्वारा वो करना होता है। तो वो वहाँ से उनकी एक साधना का ये रूप देखने को मिलता है कि कोई ऐसे राज परिवार में रहा, उसमें सारी सुख सुविधा में होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि केवल जल में और मंत्रों के द्वारा नहीं, उसके अन्य भी नियम इस तरह के होते हैं कि आपको ज़मीन में ही सोना है, वो कुशा के आसन पर बैठना है। पढ़ा तो यहाँ तक भी गया कि स्वयं का भोजन भी स्वयं बनाती थी वो। तो तब ये लगता है कि उस चीज़ की कल्पना करिए कि वो किस तरह की रही होंगी।
मतलब आप कैसे कह सकते हैं वो राजकन्या वाले गुण हैं उनमें, कैसे उस समय वो तपस्वी वाली नहीं क्षमता नहीं है कि इस तरह से उनको रहना, इसी तरह से अपने उसको करना। और यही कारण था कि इसी में वो इतनी ज़्यादा थी कि उनके इस समय ये चल रहा था मास पारायण वाला उनका जल यज्ञ, उसी समय विवाह का प्रस्ताव आया था, लेकिन सबने निर्णय लिया था कि अभी उनसे कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने उसमें चल रही हैं कि नहीं, उनको पहले वो पूरा होने दिया जाएगा तभी उनसे कोई वार्ता होगी। लेकिन उस चीज़ को देख के ये ज़रूर लगता है कि नहीं, ये एक साधारण कन्या नहीं है, राज परिवार की कन्या नहीं है, राज परिवार में पैदा हुई कन्या है, लेकिन वास्तव में एक तपस्वी हैं जो इस तरह के यज्ञ को करती हैं। उन्होंने उसको विधिवत किया है, जिसमें क्या होता है, मास पारायण जब पूरा होने का आता है तो इसमें एक प्रक्रिया होती है, सब कुछ सामान्य को भोजन और वो भंडारा जिसे कहते हैं उस तरह से कराने का होता है। क्योंकि उसको कराया और उसका मूल वजह कराने की सुझाव यही था, महर्षि संकर्षण जो इनके गुरु थे उन्होंने दिया था कि भाई जो उनको पहले चर्चा की थी स्वप्न में अक्सर वो जो आता है डरावना स्वप्न, उसको प्रभाव को कम करने के लिए भी उन्होंने किया था। तो जब उस वाले भोजन भंडारे में जब सब चीज़ें बात चल रही थी तब वहाँ पर ऋषि दुर्वासा भी आते हैं। ऋषि दुर्वासा जब आते हैं तो वो वहाँ जाती हैं और उस समय वो उनको एक जल देते हैं और वो कहते हैं पुत्री इस जल को ले लो, उसमें तुम ये मत मानो कि तुम्हारा व्रत वो हो रहा है, क्योंकि अभी होना ये चाहिए सारे जब भंडारे में सब लोग भोजन कर लें तो उसके बाद उन्हें हक होता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही वो जल को पीती हैं और उस पर वो करती हैं तो तुरंत उन्हें वो लगता है अरे ये तो वही ऋषि हैं जो अक्सर स्वप्न में आते हैं, स्वप्न में आते हैं और बस उसे करके एक साथ उन्हें अजीब सा एक कहना चाहिए ध्यान में जाता है और उससे सन रह जाती है, उससे उनकी शिथिलता एकदम उस समय आती है। तो तुरंत उसी समय महाराज उस दुर्वासा ऋषि ने उनको समझा तो उन्होंने क्या किया, अपने जल कमंडल से छींटे मारे, जिससे उन्हें उसी समय उनके कानों में भिन्न भिन्न तरीके के स्वर सुनाई पड़े। यहाँ ये मेरा बताना आवश्यक है कि जो जल की चीज़ हमें और आपको सबको सामान्य जल होते हैं, ये ऋषि वगैरह इतने तपस्वी होते हैं, इसका भी अर्थ होता है। जैसा पूर्व में भी चर्चा करी थी कि महाराज आज से जब रावण आया था विप्र रूप में, वो वहाँ पर भी उसमें सरयू में वो कर रहे थे अपनी कार्य उसको साधना को, तो वहाँ भी उन्होंने जल द्वारा एक योजन दूरी पर गाय की रक्षा के लिए शेर का वध किया था। तो अर्थात यहाँ भी जो जल है वो केवल जल नहीं है, उसने महारानी कैकेयी को बहुत सारी चीज़ें कानों में ऐसे श्रवण कराया, उन्हें ये सुखद कराया कि नहीं ये है, जिससे वो थोड़ी सी वो हुई हैं। उसके बाद फिर उन्होंने ऋषि दुर्वासा ने कहा कि नहीं पुत्री, अब जो बाहर भंडारा वगैरह है उसको कार्य समापन और उसे करके आओ, फिर तुम आना, फिर सबके भोजन की बात होगी। यहाँ पे ये बता दें, जब वो जो भोजन की बात है केवल ऋषि दुर्वासा ही नहीं है, विश्वामित्र भी हैं, अत्रि भी हैं, और भी बड़े ऋषि हैं, और यहाँ तक भी हैं कि दुर्वासा ऋषि और अत्रि इनकी पत्नियाँ भी आई हैं। वैसे तो दुर्वासा ऋषि अनसुईया और अत्रि के ही पुत्र हैं, लेकिन ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपकी जब तक उनसे विशेष लगाव और वो नहीं होगा तब तक ऋषि मुनि प्राय सब जगह नहीं जाते आते हैं, इनको बुलाना और इनका आना सहज नहीं होता। और यदि ये आ रहे हैं तो उस परिवार के कैसे संस्कार कैसे वो रहे होंगे, जिसकी वजह से वो वहाँ पर आते हैं और वो होते हैं। तो तब इधर जब ये उनसे कहते हैं हम साथ में ही भोजन करेंगे, जब वो उसको संपन्न करा के आती हैं तब ये उस तरह से सबके आसन पहले से लगवाए हुए थे, जहाँ पर और ऋषियों की पत्नियां भी विराजमान हैं। एक आसन को उन्होंने छोड़वा दिया था उसके लिए। जब कैकेयी आती हैं तो कैकेयी को फिर इशारा दिया जाता है कि वो उस आसन पर विराजमान हो, वो उस आसन पर बैठती हैं। तब दुर्वासा ऋषि उठकर उनकी तरफ आते हैं। जब वो उनके पास आते हैं तो वो एक बार उठने का प्रयास करते हैं, वो इशारा करते नहीं, उठो नहीं। तब वो वहाँ पर उनको उसी तरह से इशारा करके सब चीज़ों को मार्गदर्शन करते हैं कि पुत्री ऐसे ऐसे जो कुछ हुआ है अब ये तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, जो स्वप्न तुम्हें आते थे वो स्वप्न अब नहीं आएंगे। इसका ये तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन
कि श्राप खत्म हो, श्राप का साथ साथ उसको ये इस रूप से हो जाएगा जितना तुम्हें शुरुआत में वो मिलेगी बाद में मिलेगा। यदि ऐसा नहीं होता तो बहुत कुछ नहीं होता, तुम्हें उस युग का श्रेय जाएगा, उस युग की क्रेडिट जाएगी, तुमने उसको शुरुआत करी है। दुर्वासा ऋषि ने जब ये किया तो साथ साथ उनसे एक बात ये भी बताया उन्हें, जब मैं तुम्हारी दृष्टि से ओझल हो जाऊंगा तो तुम्हें ये सारी बातें भी तुम्हारे ध्यान से बिल्कुल गायब हो जाएंगी, तुम्हें ध्यान ही नहीं रहेगा, ना स्वप्न का न क्या इस तरह की हुई है। लेकिन जब समय पर इसकी आवश्यकता होगी तो ये स्वतः ही कारण करेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ जैसे भविष्य में वो जो चर्चा आएगी कि जब उंगली उन्होंने उसमें डाली तो उस समय एकाएक ऐसा हो, ऐसा नहीं उन्हें हमेशा स्मरण था कि मैं एक दिन ऐसा होगा और मेरे हाथ को ना, यानी कि ऐसा इसलिए आवश्यक था कि अगर आपको एक स्वयं को यथार्थ वास्तव में एक अच्छा जीवन जीना है तो उसका एक ही तरीका होता है कि मधुर स्मृति साथ में रहनी चाहिए, कटु स्मृति नहीं। जबकि प्राय ये देखा जाता है कि हम लोग किसी भी व्यक्ति की जो कटु स्मृति हैं उन्हें तो बिल्कुल ऐसे लॉकर में रख देते हैं, उनको तो कभी नहीं खोना चाहते हैं, और मधुर स्मृतियों को ऐसे फेंक देते हैं जैसे डस्टबिन में, कोई ज़रूरत ही नहीं इसकी रखने की। जीवन को किसी के साथ भी जीना है तो मधुर स्मृति के साथ जी सकते हैं, क्योंकि जीवन में ये निश्चित है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी के साथ सदैव नहीं रह सकता, लेकिन उसकी स्मृतियों को रहने से कोई नहीं रोक सकता। तो होना ये चाहिए कि हमें मधुर स्मृति जिसकी भी है उन्हें सहेजें, कटु स्मृति जो भी हैं उनको इसलिए त्याग कर दें कि उनसे ना किसी उसका भला हो रहा ना तुम्हारा हो रहा, जो होना था वो हो गया, अब उसमें कुछ हो नहीं सकता। तो उसी तरह से उन्होंने उसको ये समझा तो ऋषि दुर्वासा ने उनको ये कहा। लेकिन हमें यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण आता है ध्यान की, देखो समझने की क्या है। जैसे वर्तमान में अब हम एक व्हाट्सएप वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे एक फंक्शन होता है डिसअपीयर, तो उससे मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भाई देखो डिसअपीयर का कोई फंक्शन ऐसा है कि जिसने डिसअपीयर किया दोनों से गायब हो गया। तो इसी तरह से लगा कि यहाँ भी कोई डिसअपीयर का फंक्शन है। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि बेटे तुम्हारा आज के बाद ऐसा, उन्होंने डिसअपीयर का यूज किया और इस्तेमाल किया कि भाई तुम्हें कुछ ध्यान ही नहीं रहेगा क्या हुआ था। तो ये चीज़ चर्चा इसलिए कर रहे हैं हम कि ये इसका मतलब जो हमारा मस्तिष्क है, लगता तो हमें ये है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये मस्तिष्क भी कहीं और से नियंत्रित होता है, हो सकता है, हो जाएगा। क्योंकि जिसकी हम चर्चा आगे जब करेंगे, जब राम वनगमन की बात आएगी कि आखिर केकई हो मंथरा हो, उसके मस्तिष्क को प्रभावित करना कौन सा मुश्किल कार्य है। जब कोई ये बात है कि मस्तिष्क पे कहीं से नियंत्रण हो सकता है तो फिर उसकी होने की संभावना को क्यों नहीं विचार किया जाएगा। अभी हमने यहाँ भी कहा, और ये बहुत सी जगह हम लोग भी देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी सबके मस्तिष्क से गायब हो जाती हैं जो महत्वपूर्ण भी होती हैं फिर भी नहीं हो, और बहुत सी चीज़ें ऐसी रह जाती हैं बिल्कुल उनकी आवश्यकता नहीं लेकिन वो नहीं निकलती हैं। तो इसी को हमने ये ध्यान में रखना है कि जब दुर्वासा ऋषि ने जाते समय उनसे कहा है, बल्कि उन्होंने हल्का सा एक ये भी दिया कि तुम्हारे विवाह का हो सकता है कहीं कोई प्रस्ताव तुम्हारे पास आए तो इस पर विचार कर लेना चाहिए। तब उन्होंने और चलते समय कहा पुत्री बताओ तुम्हारे मन में कुछ हो, तुम क्या चाहते हो। तो उन्होंने यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि कितना उनका एक स्तर है साधना का। वो क्या कहती हैं, मेरी भूल को क्षमा करें महाराज। वो कहते पुत्री और भूल को क्षमा नहीं करना होता तो मैं यहाँ क्यों आता, ये सब क्यों होता। लेकिन ये बात इसलिए कि इतनी ज़्यादा सहजता सरलता कैसे संभव हो सकती है। इतना सब घटित हो रहा है, आदमी तो ये मानता है इनकी वजह से मेरा जीवन कष्ट में हो गया, सब कुछ हो गया। और उससे बड़ी बात उन राजा, उनके पिता अश्वपति के संस्कार की जिनके यहाँ बराबर कभी ये मन में नहीं आया कि भाई इनकी वजह से मेरी पुत्री का ऐसा हो गया। तो उन चीज़ों के संस्कार ही तो हैं जहाँ इतनी दृढ़ता रहती है। उसकी वजह से ये बात विचार थोड़ा सा करना अनिवार्य था कि भाई कोई भी चीज़ अचानक और एकाएक नहीं होती है। तो उसी श्रृंखला में जब ये महाराज जाते तो उनसे पिता अश्वपति कहते हैं कुछ रुकिए। वो कहते नहीं मेरा कार्य पूरा हो गया है,
अब मैं चलता हूँ महाराज। उसी समय फिर विश्वामित्र अन्य ऋषियों को भी विदा किया जाता है। तब उसके बाद फिर जब ये चर्चा उनसे होती है, उनके विवाह की, तो जिसमें महाराज अश्वति भी हैं, महर्षि संकर्षण भी हैं, इनके भाई युधाजित भी हैं, ये भी हैं। तो जब इनसे उसकी चर्चा हो रही है तो इनका जो उत्तर है वो देखिए कि क्या है, जो क्या एक इंगित करता है कि उस समय ये माना गया कि वो इतनी अद्वितीय सुंदरी थी, मतलब उनकी कहीं कोई तुलना नहीं हो सकती। और यहाँ जो उनका प्रस्ताव की बात हो रही है महाराज दशरथ से हो रही है, जिनकी वो तीसरी पत्नी के रूप में जाएंगी। मतलब उसको देखिए, उनकी उम्र में भी फ़र्क है। अर्थात एक तरफ किसी भी तरह की किसी योग्यता में कमी ना हो, और इस तरह के प्रस्ताव पे जो उनका उत्तर आता है उस पर ही विचार होता है कि वो एक बड़ी सरल और सहज उसमें कहती हैं, जहाँ मेरे गुरु हों, भाई हों, पिता हों, जो वो मेरे भविष्य के लिए बेहतर निर्णय समझें, मुझे उसमें क्या बेहतर हो सकता है। तो यहाँ ये बात इसलिए बहुत विचारणीय हो जाती है कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कठोर कभी नहीं है। वो उनका आश्रय अपना स्वार्थ या अपना तो कुछ है ही नहीं है। आप अन्यथा देखिए, आज भी अगर कहीं ये प्राय विवाहों की बात आती है तो बच्चियाँ इतनी सहज तरीके से तैयार नहीं होती हैं। कितनी चीज़ें उनके स्थिति परिस्थिति, बहुत सारे उनके पास विचार करने के विषय होते हैं, तब निर्णय नहीं हो पाता है। और एक तरफ इतनी सारी खासियत हैं महारानी में, और उन्होंने इतने सहजता से उत्तर दिया है, मेरे भविष्य के बारे में आप लोग ही बेहतर निर्णय लेंगे। उन्होंने उसको ये भी नहीं कह सकते हमने हाँ किया या ना किया है, लेकिन एक तरह से उन्होंने उनके ऊपर ही छोड़ा है। निश्चित रूप से इससे ये पता लगता है, जिसको हम आगे कहेंगे भाई इतने कठोर निर्णय जब भी होते हैं वो राजनीतिक होते हैं, क्योंकि राजनीतिक निर्णय कभी भी सबके सुखद नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं, जैसा हमने पहले भी कहा कि किसी का लाभ हो रहा है तो हानि किसी न किसी की ज़रूर होती है। उसी तरीके से क्या होता है कि राजनीतिक निर्णय जहाँ जो व्यक्ति प्रभावित होता है वो उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से प्रतिरोध करता है। उसी को कहीं राजनीतिक, चाहे कोई भी सत्ता होती है, उसके कहीं ना प्रतिद्वंदी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रहते ज़रूर हैं। उसी वजह से ये चीज़ें हमारी विचार करने की है कि वो वहाँ कठोर निर्णय लेती हैं जहाँ रण क्षेत्र रणनीति और राजनीतिक के हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कहीं उनका ऐसा नहीं झलकता। क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी भी कन्या के लिए उसके विवाह से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई विषय हो सकता है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल यहाँ पर किसी भी तरह की कठोरता नहीं इस तरह की दिखाई है, और वो उन्हीं के ऊपर निर्णय छोड़ा गया है। तब उसके बाद जब निर्णय छोड़ा गया तो फिर यहाँ पर ये विचार उनके भाई का ही था कि वे काम करते हैं, इसको एक शर्त रखते हैं। उनको शर्त की बात रखते हैं कि भाई जो बहन केकई से जो संतान पुत्र होगा वो ही राजकुमार आगे बनेगा, राजा बनेंगे। जब इस तरह की शर्त का प्रस्ताव जाता है सुमंत के माध्यम से, तो अब निश्चित सी बात है इस चीज़ को दशरथ जी के यहाँ भी विचार करने का विषय आता है। क्योंकि उस चीज़ को एक साथ कैसे विचार किया, क्योंकि यहाँ पे ये निर्णय व्यक्तिगत नहीं रहा दशरथ जी का भी। वो वहाँ पर विचार सुमित्रा और केकई के बारे में विचार करते हैं, सुमित्रा और कौशल्या से। तो वहाँ पर ये विचार आता है कि भाई इस चीज़ को ना हाँ रखा जाए ना रखा जाए, इस पर एक विचार ये होता है कि हम भी वहाँ जाके मिलते हैं, केकई देश को ये संदेश भेजा जाए कि हम सब लोग वहाँ मिलते हैं। भाई केकई के अपने खुद के विचार क्या हैं, क्योंकि क्या होता है जैसे कोई शर्त आई तो ये कैसे माना जाए कि ये किसकी शर्त है। क्योंकि अब ऐसा होता है ना कई बार, क्योंकि अब शर्त की बात नहीं है, शर्त के पीछे क्या है। भाई हो सकता है वो महिला राजनीतिक हैं, हो सकता है उनकी सोच इस तरह से हो कल को केकई प्रदेश में अवध को मिलाने का हो। भाई ये कैसे बात, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को तो राजा बनना है ना, लेकिन उसके पीछे सोच क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भैया महिला अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह की हो कि वो अवध पे भी कब्जा चाह रहा हो केकई प्रदेश, क्योंकि नूह की घटना हुई है। तो इसलिए ये बात होती है भाई उनको ये संदेश भेजा जाए कि हम लोग वहाँ सब आपस में बात विचार करके ही उस पर विचार करेंगे। आज भी सर बहुत ही सुंदर चर्चा इस कार्यक्रम के माध्यम से चल रही है। हालांकि मन नहीं कर रहा कि इस चर्चा को हम यहाँ पर विराम दें, लेकिन समय अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा। तो ऐसे में कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हम इसी विषय पर विस्तार पूर्वक और आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।
आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।